नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। सारे कयासों को खारिज करते हुए पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। हालांकि इससे पहले सीएम पद की रेस में रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, धन सिंह रावत का नाम भी आगे बताया जा रहा था और सीएम पद के लिए तीरथ सिंह रावत के नाम के ऐलान ने सभी को चौंका दिया। तीरथ सिंह ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम रहते जो काम किए उन्हें मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जो काम उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह ने किया वो पहले किसी ने नहीं किया, यह भी उन्होंने कहा और मैं प्रदेश की भलाई के लिए काम करूंगा। यानी ये तमाम बातें तीरथ सिंह रावत ने कही हैं। अब से कुछ देर में पूरी संभावना है कि वो शपथ भी लेंगे अपने पद की। लेकिन जो नाम चल रहे थे उन सब पे एक तरीके से अब विराम लग चुका है। कई नाम चर्चा में बने हुए थे, जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक का नाम था, जिसमें धन सिंह रावत का नाम था, जिसमें अनिल बलूनी का नाम था और कई नाम दूसरे चल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा नाम को लेकर चौंकाने में रही है, यहां भी चौंका दिया और यहां पे एक नया नाम, हालांकि राजनीति में वो नया नहीं है लेकिन जो कयास थे उसके लिए जरूर नया था। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। अब उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको वो बखूबी निभाएंगे। तो 2000 में नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत। 2012 से 17 में चौबट्टाखाल से विधायक भी वो थे और फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी का दायित्व भी उन्होंने निभाया है और पढ़ाई के बाद संघ से जुड़े तीरथ सिंह रावत, यानी ये उनका जो एक राजनीतिक सफर है अब तक का, उस पर नजर डाल रहे हैं। तो गढ़वाल से वो सांसद है और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं तीरथ सिंह रावत। अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री थे तीरथ सिंह रावत। तो 2012 से 2017 में चौबट्टाखाल से वो विधायक रहे। फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी का दायित्व भी उन्होंने निभाया है। तो अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई है और अब इसका क्या असर होगा, क्या एक संदेश देने की कोशिश की है, लोगों में क्या चर्चा का केंद्र बना हुआ है और ये जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है इसका आने वाले वक्त में उत्तराखंड की राजनीति पे क्या असर होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिसमें राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी। तो चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त तीरथ सिंह रावत शपथ ले रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। ठीक है। जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और यहां पे अब जो नए कप्तान हैं उत्तराखंड के वो तीरथ सिंह रावत है। शपथ उन्होंने ले ली है और अब जो सियासी घटनाक्रम है, जो आशंकाएं थी, जो संभावनाएं थी, उन तमाम चीजों पे एक तरीके से विराम लग गया है।
नेतृत्व जो परिवर्तन है वो हो चुका है, यानी मुख्यमंत्री को बदला गया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब कमान जो है तीरथ सिंह रावत के हाथ में सौंपी गई है। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में होगा और उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, जो इसका असर होगा वो क्या होगा और क्या कुछ अब जो आगे की तस्वीर है वो बनती हुई उत्तराखंड की दिखाई दे रही है। इस बीच हमारे साथ वैभव अग्रवाल है जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, मथुरा दत्त जोशी है प्रवक्ता कांग्रेस और सुशील कौशिक है वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा संदीप चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ेंगे। सुनील जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा और ये जो तस्वीरें थी, क्योंकि अब जो संभावनाएं थी, जो आशंकाएं थी, उनको दरकिनार करते हुए अचानक एक नया नाम, हालांकि राजनीति के लिए वो नया नहीं था, तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। क्या संदेश देने की कोशिश और आगे इसका क्या असर होगा? पिछले हम एक वर्ष से सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाना है। कई बार प्रयास भी हुए, कई बार मीटिंगें भी हुई, कई बार पर्यवेक्षक भी भेजे गए, लेकिन अंतोगत्वा एक वर्ष लग गया मुख्यमंत्री को चेंज करने। आज तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और दूसरे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड से। वो नया नाम नहीं है, निश्चित रूप से कह सकते हैं जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया। विधान दल की मीटिंग होनी है, हाँ। विधायक हैं उनके पास, लेकिन एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाए जाना, जो व्यक्ति जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रीय राजनीति के लिए, संसद में भेजा गया राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए, संसद में मुद्दे उठाने के लिए जनता के, और किसी विधायक को मुख्यमंत्री आपने नहीं बनाया तो निश्चित तौर से जो विधायकों का भी अपमान होगा। क्योंकि जितने भी विधायक रहे और ये बार बार आरोप लगते रहे कि विधायक असंतुष्ट हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, लेकिन मेरा मानना है कि यदि कोई भी विधायक नाराज होता है, हाँ। तो ये पार्टी का दायित्व बनता है, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व बनता है, संगठन महामंत्री का दायित्व बनता है कि उनसे बात करें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था, लगभग 150 से अधिक विधायक सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे। तो क्या वहाँ मुख्यमंत्री बदला गया? क्या अध्यक्ष ने, संगठन महामंत्री ने, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने क्या उन विधायकों से बात नहीं की? लेकिन ऐसा कोई मामला उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला, हाँ। ऐसा कोई निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा नहीं लिया गया जिसमें जनता में आक्रोश हो, लेकिन फिर भी विशेष कारणों से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े स्तर की राजनीति है। और मेरा एनालिसिस ये कहता है, हाँ। कि कहीं न कहीं गुजरात से रिमोट कंट्रोल से प्रदेश चलाए जा रहे हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि बहुत सुर्खियां रही कि एक IAS को BRSS दिलवा करके विधान परिषद में भेजा। मीडिया में तमाम सुर्खियों में रहे कि वो गृह मंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति को एक हफ्ते तक मिलने का समय नहीं दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में होना था, हाँ। मुख्यमंत्री इसको तैयार नहीं थे, हाँ। और किसी कार्यक्रम के बहाने JP नड्डा साहब को 2 दिन लखनऊ में रहना पड़ा। उसके बावजूद भी 1 महीना हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। तो ये ऐसी परिस्थितियां, क्या राष्ट्रीय राजनीति में कौन ऐसे चेहरे हैं, हाँ। जो तमाम प्रदेशों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ। क्या वास्तव में गुजरात से पूरा देश चलाया जाएगा? हाँ। क्या वही राह पर बीजेपी चल रही है जो किसी जमाने में कांग्रेस चली थी, कि कांग्रेस में सारे निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिए, वहां प्रदेश स्तर पर कोई निर्णय नहीं होते थे। छोटे से एग्जाम्पल अभी तत्काल के हैं, बहुत पुरानी बात करें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की जाए या झारखंड की बात की जाए, तो वहां मुख्यमंत्री दिल्ली से तय हुए, तमाम विधायक वहां चाहते रहे, धरना हुए, लेकिन मुख्यमंत्री का रिमोट वहां था। वही स्थिति मुझे लग रहा है कि बीजेपी में है। हाँ। यदि यही स्थिति रही, मुझे लगता है, तो कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर क्या रहा? ठीक है, वैभव अग्रवाल भी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। वैभव, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, नाम को लेकर हमेशा चौंकाती रही है। उत्तराखंड में भी यही हुआ, संभावनाएं दूसरी जताई जा रही थी, अचानक तीरथ सिंह रावत का नाम आ गया। देखिए, ऐसा है राजेश जी कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने थे तो सबसे बड़ा शौक लगा था सबको, और आज तक वो शौक से कई राजनीतिक दल और कुछ लोग और लुटियन गैंग तो आज तक उभर ही नहीं पाई है, और अभी भी डिप्रेशन की गोलियां खा रही होगी मेरे ख्याल से। तो देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं के साथ रही है और जनता में राज्य की नीति लेकर आई है, राज्य की नीति लेकर नहीं आई। इसीलिए जब हम मीडिया में या आप लोग मीडिया में, सुनील जी जैसे कद्दावर जो मीडिया के पैनलिस्ट हैं, वो बैठ के आकलन करते हैं कि यार कोई बड़ा नाम आएगा, कोई बड़ा नाम आएगा, वो एक्चुअली बड़ा नाम आता ही नहीं है।
वो क्यों? क्योंकि अपने को बड़े और छोटे से मतलब ही नहीं है। अपने को तो कार्यकर्ता टाइप का आदमी चाहिए जो काम कर सके। नेतागिरी हम कर लेंगे, आप समझो बात, है ना? बड़े कम शब्दों में बड़ी बात बोल दी मैंने। तो इसमें क्या है, सरकार तो हम चला लेंगे, लेकिन हमें तो कामकारी आदमी चाहिए, कामकाजी आदमी चाहिए। और वही तरीका है, जब भी कोई भी नया नाम आता है तो उस पे सब लोग चौंकते हैं। और मैं इससे ज्यादा, देखिए सुनील जी आपकी तारीफ चाहूंगा, राजेश जी आपकी तारीफ चाहूंगा कि इससे ज्यादा मुंहफट मैं नहीं बोल सकता कि आपका जो प्रश्न है वो मेरे ख्याल से सटीक तौर से उत्तर हो जाएगा, है ना? और इससे ऑनेस्टली, इससे ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं ज्यादा मतलब इस पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इससे ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। हाँ। है ना? मैं वो क्या कहते हैं इंग्लिश में एक कहावत होती है, जो अबव माय पे ग्रेड। तो भाई साहब, हम तो कार्यकर्ता टाइप के लोग हैं, और अपने जैसे कार्यकर्ता टाइप के बाकी नेताओं को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कामकाजी आदमियों को आगे काम करते हुए देखते हैं, नजरिए से देखते हैं, तो बढ़िया है, हम तो बहुत खुश रहते हैं। जहाँ तक बड़े छोटे की बात है, भाजपा में बड़ा छोटा कभी हुआ ही नहीं। हाँ। हम लोग आज भी नरेंद्र भाई के साथ जब भी पार्टी ऑफिस मिलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, समोसे खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, है ना? तो मतलब इसके अंदर इतनी कोई वो अजीब बात हमें तो नहीं लगती है। हाँ ठीक है, बाकियों के पर्सपेक्टिव से मैं समझ सकता हूँ और थोड़ा सा लगता है, बट हमेशा ऐसा लगता है कि काम चाहिए। जनता ने वोट दे के अगर हमें सरकार दी है तो हमें काम करने के लिए सरकार दी है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं दी, और वही नतीजा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम नहीं किया। आप ये मत देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम नहीं किया, लेकिन कोई काम करता है, वो काम बहुत अच्छा काम नहीं होता है, वो काम होता है, तो हम उसको और पुरजोर तरीके से अच्छा काम करने के लिए कहते हैं। तो इंग्लिश में कहावत है, इट इज गुड बट इट इज नॉट गुड इनफ। तो अब वो गुड इनफ के चक्कर में अगर बदलाव आ रहा है नेतृत्व में, प्रदेश के नेतृत्व में, तो मेरे ख्याल से उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं। तो आपको लगता है कि जो लोगों में अगर नाराजगी थी बीजेपी को लेके या मुख्यमंत्री के नाम को लेके या त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेके, अब नेतृत्व परिवर्तन करने से वो नाराजगी दूर हुई होगी? राजेश भाई, मुख्यमंत्री को लेके या भाजपा को लेके कोई, मेरे ख्याल से कोई नाराजगी नहीं है जनता में। और हम कई बार कई प्रदेशों के इलेक्शंस में ये देख चुके हैं जहां पे हमें लगा कि नाराजगी है। सबने बोला अभी 2019 के इलेक्शन में कि भाई नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा है, वैसा है। हम पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पे आए। तो मेरे ख्याल से ये चीज केवल एक, हम जब दूर बैठ के देखते हैं तो उस वजह से हमें लगता है कि नाराजगी है, बट नाराजगी नहीं है। शायद सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर यदि कोई मतभेद है, या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थोड़े ओल्ड हो गए, उनकी उम्र हो गई, कोई तबीयत खराब होगी, क्या इंटरनल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी नया नेतृत्व आता है वो नेतृत्व की वजह से सरकार नहीं चलती है। सरकार को चलना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, शो मस्ट गो ऑन। और वही नतीजा है कि अभी नया नेतृत्व आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वैभव जी, ये थोड़ा सा मुख्यमंत्री को बदलने का आपका प्लान बीजेपी का 2019 से चल रहा था। कई बार मीटिंगें भी हुई, कई बार पर्यवेक्षक भी भेजे गए, पर नहीं लगता आपको कि थोड़ा लेट हो गए आप? सुनील भाई, मेरे को नहीं लगता कि लेट नहीं हो गए। हम हमेशा बचपन से सीखते आए हैं, जब उठ जाओ तभी सवेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जाग जाओ तभी नींद खुल जाएगी। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें अपने को राजनीतिक प्रारूप से कुछ भी देखना चाहिए। हो सकता है उस समय हमारी नजर में ना आया हो कोई बढ़िया कैंडिडेट और आज आ गया है, तो मेरे ख्याल से वो राजनीतिक परिवर्तन की ओर हमें जनता का भला, जनता का परिवर्तन नहीं देखना चाहिए। हमें केवल और केवल जनता का परिवर्तन देखना चाहिए। राजनीति तो चलती रहेगी, ठीक है, एमएलए चलते रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बाबा। मथुरा जी, आप ये बताएं कि बतौर विपक्ष, बतौर कांग्रेस, ये जो पूरा घटनाक्रम राजनीतिक हुआ है उत्तराखंड में, इसको आप लोग कैसे देखते हैं, जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है? देखिए, ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, ये प्रत्याशित है। ये उम्मीद थी। ये तो एक साल पहले से चल रहा था, जब इनके 27 विधायक यशवंत सिंह चुफाल जी के नेतृत्व में केंद्र में जाकर नड्डा जी से मिले थे और कहा था कि इस मुख्यमंत्री को तत्काल हटाया जाए, और जो 2022 का चुनाव है, हम उसमें किस मुख्यमंत्री के भरोसे आप 2022 नहीं जीत सकते हैं, ये सबकी बात है। ये तो कोई नई बात। दूसरी बात, आप देखें ना कितना बड़ा जबरदस्त घटनाक्रम हुआ कि विधानसभा का सत्र 10 दिन के लिए बुलाया गया था, और 10 दिन के बजाय उसको 6 दिन में समाप्त कर दिया गया। उस 6 दिन में भी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो 6 मिनट के लिए भी गैरसैंण में नहीं गए, भराड़ी सैंण में विधानसभा सत्र में नहीं गए। आनंद फानंद में इन्होंने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुला ली, उसमें रमन सिंह जी को पर्यवेक्षक बना के भेज दिया गया। एमपी से बात होगी, आरएसएस के लोगों से बात होगी, अन्य लोगों से बात होगी। तो अप्रत्याशित घटना नहीं है, प्रत्याशित घटना है। हाँ, ये जरूर है कि जो मुख्यमंत्री का नाम आया है
वो अप्रत्याशित नाम आया है। 3-4 दिन से आप ही के मीडिया चैनलों में नाम कोई और चल रहे थे। आज सुबह मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो निश्चित रूप से वो बड़ी घटना होगी, वो अप्रत्याशित घटना है। और मैं तो इस घटना पर माननीय जो नए मुख्यमंत्री जी बने हैं उसको कांग्रेस परिवार की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं वो प्रदेश को चलाएं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दें, यहाँ के महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं पर लाठीचार्ज न करें, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उनकी मांगों को स्वीकार करें। उपनल कर्मचारी हड़ताल में है, अन्य कर्मचारी हड़ताल में है, प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मुख्यमंत्री हटाई इन्होंने, कोई ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं हटे हैं, तमाम चीजें थी जिनको मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। और मुख्यमंत्री आए हैं, देखते हैं वो क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, किस तरीके से चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम चुनौतियां सामने हैं, नए मुख्यमंत्री के लिए भी आसान नहीं है काम को करना, क्योंकि जिस तरह से महंगाई पूरे देश का अगर प्रतिशत निकालते हैं तो सारे राज्यों में उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य जो नंबर 1 में है महंगाई में, और बेरोजगारी में भी नंबर 1 में है। 23% के आंकड़े में पूरे राज्यों का अगर अभी बीच में एक आंकड़ा आया था तो 23% महंगाई सबसे चरम में है, महंगाई और बेरोजगारी चरम में है। तो कई मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है, जगह जगह पर कर्मचारी आंदोलित हैं, चाहे राज्य कर्मचारी हैं, चाहे उपनल कर्मचारी हैं, चाहे आपके संविदा वाले कर्मचारी हैं। तो इन चीजों के चुनौतियों का सामना आने वाले मुख्यमंत्री को करना है। ठीक तरीके से इसको निपटते हैं, किस तरह के काम करते हैं। लेकिन एक पूरे घटनाक्रम से ये साबित जरूर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विशेषकर उत्तराखंड में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बड़ा आक्रोश है। अभी मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसको देखते हैं किस तरीके से उसको सेटल डाउन करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में पहले से तीन पद खाली पड़े हुए थे। कई वर्षों से जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली तब से 2 पद खाली थे। एक पद प्रकाश पंत जी की मृत्यु के बाद खाली पड़ा है। तो मंत्रिमंडल के गठन में भी किस तरीके से ये उसको बैलेंस करते, क्योंकि 1 अनार 100 बीमार की बात है। तो 8-12 पद मंत्री बनने हैं और उम्मीदवार इनके पास 57 आदमी है। 57 में से किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, ये मुख्यमंत्री की अपनी खूबी होगी और देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि वक्त भी कम बचा है चुनाव का और उसमें क्या कुछ नए मुख्यमंत्री कर पाते हैं। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है उत्तराखंड का, इसमें उत्तराखंड की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? आने वाले वक्त में जो चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए राजेश जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से उत्तराखंड में ये चीजें सामने आई है, ये काफी समय से इस तरीके का उतार चढ़ाव उत्तराखंड की राजनीति में चल रहा था। आपको याद होगा एक सर्वे भी हुआ था कि किस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है सबसे बैड परफॉर्मेंस किसकी है, तो सबसे निचले पायदान पे जो नाम था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का था, उत्तराखंड का था जी। तो क्या ही ऐसी चीजें सामने आ चुकी थी जो भाजपा हाईकमान के सर का दर्द बनी हुई थी। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ एक संबंध था, वो संबंध भी इतना अच्छा नहीं था, उनका फीडबैक उनके नेताओं के द्वारा अच्छा नहीं मिल रहा था। तो अब मुझे लगता है राइट टाइम लगा बीजेपी को, चूंकि 1 साल जैसा समय रह गया है उत्तराखंड का चुनाव होने में, तो देखते हैं कितना भरपाई संगठन इस तरीके से कर पाता है। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि इस तरीके से मुख्यमंत्री बदलने से आप सरकार को फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड में पहली बार नहीं है, उत्तराखंड का इतिहास रहा है। हमने एक टर्म्स में 3-3 मुख्यमंत्री बदलते देखे हैं। ठीक है सुनील जी, ये जो चूंकि जो दबाव यहाँ पे संगठन पे भी था, यहाँ पे उत्तराखंड की राजनीति पे था और दबाव के चलते ही मुख्यमंत्री को बदला गया है, क्या कुछ दूसरे राज्यों में भी अब ये हावी होगा? चूंकि देखिए पहले संगठन अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, लेकिन अगर यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया है तो जाहिर है कि उनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भी एक दबाव था। क्या दूसरे राज्यों पे भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव था। देखो, हर संगठन में, हर पार्टी में थोड़े बहुत लोग होते हैं जो नाराज होते हैं,
और मैंने छोटा सा एग्जाम्पल अभी दिया था कि जब उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक विधायक सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए तो क्या वहाँ बदलाव हुआ? ये संगठन की जिम्मेदारी है कि उस समय मैं भी लखनऊ में था जिस समय ये धरना प्रदर्शन विधायकों का हुआ, तो किस तरीके के संगठन महामंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने वार्ता बुला करके दो विधायकों को, एक विधायकों को रात को 2 बजे तक वार्ता चलती रही और किस तरीके से संतुष्ट किया। हाँ। तो ये तो कुछ विधायक दर्जन भर या 2-4 विधायक नाराज रहे होंगे, या तो उससे मुख्यमंत्री बदलाए जाए, तो ये मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं से प्रदेशों को चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल तैयार किए जा रहे हैं और ये रिमोट कंट्रोल बड़े खतरनाक होंगे। हाँ। रमन सिंह का वहां कोई रोल नहीं था। रमन सिंह बहुत सक्रिय नेताओं में नहीं है इस समय, लेकिन रमन सिंह को वहां भेजा गया। दूसरा, जब आपकी मीटिंग वहां होती है, हाँ, तो मीटिंग में सांसद का क्या मतलब है? वहां सांसद को आपने बुला करके तय कर लिया पहले से ही कि कौन बनाना है। ठीक है, ये मीडिया में कोई और नाम चल रही, तो ये पार्टियों की रणनीति होती है, बीजेपी की वही रणनीति होती है, कुछ नाम चला करके हो सकता है कि पीछे के प्रदेश से कुछ और होता है। निश्चित तौर से कुछ लोग सक्रिय होते हैं, कुछ हम लोगों को भी विश्वास सूत्र होते हैं, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट होते हैं कि हाँ ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो ठीक बात है। हाँ। लेकिन यदि इनका कार्यकाल देखा जाए, हाँ, क्या 2000 में जब शिक्षा मंत्री थे तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्या उत्तराखंड के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री थे? क्या ये प्रदेश अध्यक्ष रहे 2013 से 2015 तक, तो क्या बहुत अच्छा कार्यकाल इनका रहा? 97 में विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश से थे, जब उत्तराखंड को अलग करने का जब आंदोलन चल रहा था, इन्होंने बड़ा अच्छे से उसमें भाग लिया जी। क्या तत्काल जब 2000 में सरकार बनी तो शिक्षा मंत्री बनाया, तो इतना ही बड़ा चेहरा इनके पास था, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? तमाम ऐसी बातें हैं, चाहे बीजेपी के लोग कुछ भी कहें कि बहुत अच्छा चेहरा सामने आया है, बहुत अच्छा उनका अनुभव राजनीति में है, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करूं कि कहीं न कहीं पीछे के पर्दे से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से बीजेपी अपने नेताओं की राजनीति तय कर रही है। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने अभी उत्तर प्रदेश का आपको दिया था कि एक आईएएस को बीआरएसएस दिलवा करके विधान परिषद भेज के और ये चर्चा रहे कि वो गृह मंत्री होगा या उप मुख्यमंत्री होगा। तो ये क्या था? उस विधान परिषद सदस्य बनने से पहले जब व्यक्ति बीआरएस लेके जाता है उत्तर प्रदेश में, तो तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री उनको रिसीव करते हैं। हाँ। तब कोई वीआईपी व्यक्ति नहीं था वो। हाँ। लेकिन मीडिया में आने के बाद किस तरीके से मीडिया में चलता है हम सब लोग जानते हैं, किस तरीके से उसको मीडिया में मैनेज किया गया और दर्जन भर मंत्री उनको रिसीव करने के लिए लगाए गए। तो ये क्या संदेश था वहां पर? ये संदेश था कहीं ना कहीं गुजरात से हम अपना प्रतिनिधि बना के भेज रहे हैं। हाँ। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। हाँ। और तमाम चाहे चैनल पे बैठ के भाजपा के वरिष्ठ नेता या प्रवक्ता ये स्वीकार न करें, हाँ, लेकिन मेरी वार्ता होती है, वो दबे मन से ये स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर से कहने की बातें नहीं है कि हाँ कहीं ना कहीं गुजरात फैक्टर हावी है राजनीति पर। हाँ। और गुजरात फैक्टर ऐसे हावी होगा। हाँ। तो मुझे लगता है प्रदेशों की जो राजनीति चल रही है, हाँ, द्वितीय स्तर के जो नेता होते हैं, कांग्रेस ने भी वही गलती की। आप प्रदेश में उन नेताओं को डेवलप नहीं करेंगे जिनका नेतृत्व वहां की जनता स्वीकार करे। हाँ। और तमाम देखो राजस्थान में आपने क्या देखा कि मैडम आपकी खैर नहीं, मोदी से हमें बैर नहीं। तो राष्ट्रीय राजनीति में मोदी चेहरा हो सकते हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो काम बीजेपी ने किया है जनता स्वीकार कर सकती है उसको। हाँ। लेकिन प्रदेश स्तर पर जानने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तमाम विधायकों की, ऐसी तमाम नेताओं की, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं जो अपने बीच का नेता चाहते हैं। हाँ। और केवल आप टेम्पररी नेता लगा करके आप बार बार भेजते रहे। हरियाणा में आप देख लीजिए, खट्टर साहब का नेतृत्व आप देख लीजिए, खट्टर साहब को अचानक ला करके खड़ा कर दिया और आज वहां दोबारा चाहे टर्न उनको मिला हो, पहले की अपेक्षा कमी मिला, लेकिन वहां तमाम नेताओं से आप वार्ता कीजिए, नेता वहां संतुष्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का उनके ऊपर आशीर्वाद है। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि ये राजनीति में और लोकतंत्र को मजबूत करना, पार्टी के लोकतंत्र को, आप छोड़िए देश के लोकतंत्र को, यदि पार्टी के लोकतंत्र को भी आप कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं तो समझिए आप पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और कल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया कि आपको हटाया क्यों गया, तो उन्होंने दिल्ली जवाब देगा उसका, दिल्ली जवाब देगा, यानी दिल्ली से तय हो गया सब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वैभव, अब क्या सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है? यानी जो प्रदेश की बात है, जो संगठन की बात है, जो राज्य की बात है, क्या वहां पे कोई काबिल विधायक या कोई ऐसा नेता नहीं था जिसको बनाया जाए? हालांकि तीरथ सिंह रावत भी वहीं के सांसद हैं, गढ़वाल के, लेकिन क्या दिल्ली से अब नाम तय होते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा? ऐसा है ना राजेश भाई, भाजपा में एक बड़ी अच्छी, बड़े मजे की बात है। मथुरा जी मैं आ रहा हूँ। लाइटर नोट पे, हाँ। लाइटर नोट पे आपको बात बोलूं, हाँ। तो भाजपा में क्या है ना कि कहां से कैसे कब कहां क्या तय होता है, हाँ। वो क्या है ना सब ढूंढते रह जाएंगे।
तो ऐसा है कि क्योंकि हमें इतने सालों से हमने राजनीति के रूप में केवल और केवल कांग्रेस की राजनीति देखी है, तो जाहिर सी बात है कि हम हर चीज का आंकलन भी उन्हीं के काम कार्य करने के तरीके से करेंगे। और क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर लिहाजा है, एक लिहाजा तरीका है। अब देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आज गेरुआ रंग पहना हुआ है सुनील भाई ने, तो मैं बोलूं यार सुनील भाई का गेरुआ रंग मेरे गेरुआ रंग से ज्यादा चमकदार कैसे, क्यों? मैंने कंपैरिजन कर लिया। उसी तरह मेरी राजनीतिक पार्टी का एक कार्य करने का तरीका दूसरी राजनीतिक दल से सब डिफरेंट कैसे, फर्क कैसे, परिवर्तन कैसे। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रतीत होता है कि दो पॉइंट आपने बोले, सुनील भाई ने भी एक पॉइंट बोला, एक तो गुजरात की राजनीति हावी हो रही है, एक तो वो बोला, दूसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली हावी हो रहा है बाकी देश के प्रदेशों की राजनीति के ऊपर। तो देखिए, दोनों ही पॉइंट में सिरे से खारिज करते हुए आपको मैं बोलूं कि ये तो जाहिर सी बात है कि यदि जो हमारी सरकार के दो मुखिया हैं, वो दो मुखिया गुजरात के हैं, लेकिन तीसरा मुखिया, चौथा मुखिया, पांचवा मुखिया अगर आप लाइन से देखें तो एक महाराष्ट्र से है, एक तेलंगाना से है, एक हिमाचल प्रदेश से है, एक इधर से उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। तो देखिए, ऐसा है कि ये तो मुखियों की बात है, ये तो आपसी बात है, लेकिन भाजपा की पार्टी में हाईकमान नाम की तो कोई चीज है नहीं, परिवारवाद की बात है नहीं, व्यक्ति विशेष की पूजा है नहीं। तो मेरे ख्याल से ना ये इल्जाम लगाना कि गुजरात भारी हो रहा है, ये गलत बात है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक दिल्ली हावी होने की बात है, देखिए संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में तय है, और यदि केंद्र जो है वो दिल्ली में है, तो संगठन जाहिर सी बात है कि संगठन जब अपने विचारों को पूरे प्रदेश से या देश से इकट्ठा करता है, तो एक केंद्र पे केंद्रित होता है और वहां पे विचारों का सम्मेलन होता है, और फिर वहां से एक फूल निकल के आता है। तो देखिए, ये इसको अगर हम इस तरह सोच लें कि दिल्ली हावी हो रहा है, तो ये भी ना समझ बात है। क्यों? क्योंकि प्रदेश के बारे में बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि प्रदेश के जो नेता हैं, जो प्रदेश की लीडरशिप है, उनको कंसल्ट किया गया होगा। अब कंसल्टेशन पब्लिक में तो नहीं खड़े होकर करेंगे। मथुरा जी भी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, वैभव जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपकी बात से कि आपकी पार्टी की राजनीति अलग हो सकती है। तीरथ सिंह रावत का निर्णय कहां से, कौन सी मीटिंग में लिया गया? कहीं से फोन आता है, कहीं से फोन आता है। आपके और हमारे क्षेत्र अधिकार का मसला नहीं है ना, आप समझने की बात करेंगे। आपके और हमारे क्षेत्र अधिकार का मसला नहीं है, ये संगठन का। अरे सर दिखे ना, मैं ये नहीं कह रहा सर कि मुझे बता दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तीरथ सिंह रावत के नाम की चर्चा क्या दिल्ली में बैठ के कोई 4-6-10 लोगों ने लिया? क्या कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई क्या? दूसरी चीज, रमन सिंह को आपने भेजा तो क्या उन्होंने सारे विधायकों से बात करके राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया क्या? अच्छा, मैं अगर आपके दोनों प्रश्न है तो दोनों प्रश्न के मैं उत्तर दे दूंगा, यदि कोई और प्रश्न है तो मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा जी, है ना? तो सुनील भाई, ऐसा है, आपके प्रश्न बिल्कुल सटीक है, मैं आपके बिल्कुल सम्मानजनक उत्तर दूंगा उसका। पहला प्रश्न आपका कि उनका निर्णय कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ या नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। भारत देश एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। अगर जम्मू कश्मीर का निर्णय चेन्नई में बैठ के भी होता है तो मुझको लगता है कि आपको और राजेश को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी व्यक्ति विशेष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है? तो कहाँ हुआ उसका मतलब नहीं है। अब दूसरी बात कि क्या बाकी सबको उसमें विचार से लेके हुआ? तो देखिए, भाजपा एक ऐसा दल है जिसमें कोई भी कार्य दबाव से ना होकर चुनाव से किया जाता है, सेटिंग से नहीं करा जाता। फर्क है, बहुत फर्क है। और मैं व्यक्ति विशेष की ओर उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि मैं, आपको भी पता है कि मैं अपनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्यता में, अपने राजनीतिक विश्लेषण में और व्यक्तित्व में बिल्कुल समान रखता हूं सबको एक साथ। तो मैं व्यक्ति विशेष नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हमने किसी के साथ सेटिंग नहीं करी अंदर ही अंदर संगठन में कि हमने बिठा के उनको बना दिया। नहीं, सेटिंग की बात नहीं हो रही है, सेटिंग की नहीं बात हो रही है, सेटिंग की बात नहीं हो रही है, चुनाव से होना चाहिए सर। सेटिंग की बात नहीं हो रही है, थोपने की बात हो रही है। मैं खुले शब्दों में कहूं, सेटिंग की बात नहीं हो रही है, थोपने की बात हो रही है कि कहीं से वो चेहरा थोपा गया। क्योंकि वहां मैं बता रहा हूं आपको कि जब रमन सिंह साहब मीटिंग ले रहे थे
तो रमन सिंह साहब के मोबाइल पे फोन आता है, ठीक, और वो 5 मिनट के लिए पीछे कमरे में जाते हैं, और कमरे में आने के बाद ये ठीक है अंदर की बातें हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मथुरा दत्त जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मथुरा जी, देखिए, सुनील भाई ने जो बातें कही हैं, मैं उस बात से अपने आप को संबद्ध भी करता हूँ, सम्मिलित करता हूँ उनकी बात। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जो निर्णय हो रहे हैं अभी, आपके वैभव भाई कह रहे हैं कि कहीं गुजरात का इंटरफेरेंस नहीं है, दिल्ली का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उन्होंने बड़ी एक सुलझे हुए प्रवक्ता की तरह बात कही है, और ठीक है, उनका धर्म भी है, वो उस बात को करेंगे भी, अपनी पार्टी को डिफेंड उनको करना चाहिए। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, कोई विरोध नहीं था, विधायकों की कोई आपत्ति नहीं थी, मान लेते हैं वैभव की बात, कोई विरोध नहीं था। मैंने पहले कहा कि ये पटकथा तो साल भर पहले लिखी गई थी। अगर वो तो कोरोना काल आ गया इसलिए त्रिवेंद्र सिंह जी को नहीं हटाया गया, नहीं तो साल भर पहले हट जाते त्रिवेंद्र सिंह जी। इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं, वो एक अप्रत्याशित घटना भी नहीं, वो प्रत्याशित घटना है। हाँ, मुख्यमंत्री का चयन करना वो अप्रत्याशित घटना है। उनके यहाँ कल से चैनल्स में, आपके समाचार चैनल्स में जी कम से कम 7 नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहे। उनमें से एक नहीं आया। तीरथ सिंह जी आगे, अच्छी बात है, तीरथ सिंह जी आगे, वो पार्टी का अपना निर्णय होता है। लेकिन जैसा सुनील भाई ने कहा कि भाई कहीं से फोन आता है, फिर उसके बाद तीरथ सिंह जी की बात होती है, क्योंकि उसके भी कई कारण थे। अन्य जितने लोग हैं, जो निशंक जी का नाम चल रहा था, दूसरे तीसरे लोगों का नाम चल रहा था, तो उन पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन मैं एक बात ही जरूर कहूंगा, जो 4 साल का शासनकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसको मैं त्रिवेंद्र सिंह का शासनकाल नहीं कहूंगा, वो भाजपा का शासनकाल है। भाजपा राज कर रही थी, भाजपा के नेता प्रशासन चला रहे थे। उन्होंने जो 4 साल में पाप किए हैं, वो चेहरा बदलने से भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं दी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्थिरता की, विशेषकर उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता की जननी है। आप 2000 में राज्य बनने से देख लीजिए, नित्यानंद स्वामी को केवल 10 महीने इन्होंने रहने दिया, भगत सिंह कोश्यारी केवल 6 महीना चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद आपके खंडूरी जी आगे, उनको 2 साल चीफ मिनिस्टर रखा। उसके बाद निशंक जी आगे, फिर 2 साल चीफ मिनिस्टर रखा। फिर उसके बाद खंडूरी है जरूरी का नारा दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो कोटद्वार में विधायक का चुनाव उनको हरा दिया, जबकि वो नेट को बहुमत ले आए थे। बहुमत के बिल्कुल ऐसे ही 30 विधायक चुन के लाए, उन्हीं को हरा दिया। तो भाजपा तो स्वयं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। जो केंद्र में 2-4 लोग बैठे हैं, वो वहां से नियुक्ति करते हैं। और आप देखें ना, विधायकों की राय की बात कर रहे हैं ना, विधानमंडल दल की बैठक मुश्किल से 5 मिनट में खत्म होगी। भाई कितने विधायक बोले, कितने विधायकों ने राय दी, आप बताइए मुख्यमंत्री, हमें उसमें कतई आपत्ति नहीं है। भाजपा ने मुख्यमंत्री भाजपा का बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया। और मैं तो इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इनको, भारतीय जनता पार्टी को, जिन लोगों के नाम आ रहे थे, जो हाईजैक करके जिनको आपसे किडनैप करके कांग्रेस से ले गए थे, कम से कम इन्होंने भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसके लिए मैं निश्चित रूप से इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने ये काम ये प्रदेश में अच्छा काम। तो आप ये कह रहे हैं एक तरीके से कि जो विधायक दल की बैठक हुई है वो महज औपचारिकता थी, नाम तो पहले से ही तय था। औपचारिकता क्या थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, हम तो लगातार शुरू से आप इन लोगों के बीच में बैठते हैं, तमाम चीजें देखने की 5 मिनट भी नहीं लगी। आप देखिए, सब लोग बैठे, त्रिवेंद्र जी खड़े हुए, त्रिवेंद्र जी ने नाम का प्रस्ताव रखा, अनुमोदन हो गया, और तीरथ सिंह जी मिनिस्टर हो गए। एक बात। दूसरी बात, बड़ी चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और ये कह रहे हैं राज चलाना बहुत बड़ा कठिन पड़ेगा, बड़ा भारी पड़ेगा। जो ये चाह रहे हैं कि हम चेहरा बदल के बहुत कुछ परिवर्तन कर देंगे, कई सवालों के जवाब इस प्रदेश की जनता को देने पड़ेंगे। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, प्रदेश के विकास का सवाल है, पलायन का सवाल है, और जिस तरीके से महिलाओं पर लाठीचार्ज त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में है, उनका जवाब देना। तो कई मुद्दे हैं, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। वो आने वाला समय क्या देखते हैं, क्या किस तरीके से मुख्यमंत्री की, वर्तमान मुख्यमंत्री की वर्किंग रहती है। इन बातों में तो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना, मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसमें किस तरह के लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन एक मूल प्रश्न जो खड़ा होता है, अगर त्रिवेंद्र सिंह जी इतना ही अच्छा शासन चला रहे थे तो उनको क्यों हटाया गया? एक बात। दूसरी बात जो सुनील जी ने कही
कि अगर तीरथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने ही साफ सुथरे चेहरे थे, इतने ही बहुत अच्छे चेहरे थे, तो चौबट्टा खाल से 2017 के चुनाव में उनका टिकट क्यों काटा गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाया गया? अगर वो शिक्षा मंत्री रहते हुए भी 2000 में वो चुनाव हार गए, तो कई बातें हैं, ये सब चीजें सामने आएंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है, फिर कांग्रेस परिवार की तरफ से उनको बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं तीरथ सिंह जी को, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से राज्य उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि मुझे थोड़ा सा आप फ्री कर देंगे, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल पर बैठना है और मैं अपने आप को चैनल आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे विदा करेंगे। नमस्कार जी। बिल्कुल मथुरा जी, और आपने अपनी बात रखी, आपने पूरा वक्त दिया और अपनी बात को भी रखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संदीप, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ उस पर तो आपने बताया, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या नेतृत्व बदलने से हालात बदलेंगे? देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की बात पे उससे पहले मेरे कई साथियों ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं राजेश जी, वो जनता की पसंद से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चाहे दूसरे प्रदेशों का चुनाव हो, योगी जी की डिमांड रहती है, उनको बुलाया जाता है, लोग उनको पसंद करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के विधायक भी नाराज हों तो भी जो वहां की उत्तर प्रदेश की जनता है वो योगी जी के साथ खड़ी है। जिस तरीके से देश की जनता आपने देखा दूसरे लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी के साथ खड़ी थी, तो इस चीज को राष्ट्रीय नेतृत्व भी जानता है, भाजपा संगठन भी जानता है। लेकिन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरे के बेस पे इलेक्शन लड़ा जाता हो, या कोई ऐसा वोट खींचने वाला चेहरा हो जिसको दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता हो स्पीच देने के लिए। तो उत्तराखंड का जो सीएम बनाया जाता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को जो ठीक लगता है उसको बनाते हैं। और ये चीज ना केवल भाजपा के लिए है, केवल फॉर्मेलिटी होती है सबकी मीटिंग होना या प्रस्ताव, नाम का प्रस्ताव रखना या उसको पास कर देना। ये सब चीजें कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, सब में पहले से फिक्स होता है। आप बसपा की बात करेंगे वहां आपको पता होगा, सपा की बात करेंगे वहां आपको पता होगा, कांग्रेस की बात करेंगे वहां आपको पता होता है, बीजेपी की भी सेम चीज है। ऊपर से लोग डिसाइड करते हैं किसको बनाना है, कब बनाना है, वो एक अलग इश्यू है। कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है। उसी तरीके से मुझे लगता है तीरथ सिंह रावत जी का नाम निकल के सामने आया है और संगठन को लगा ये व्यक्ति ठीक है। और कोई भी पार्टी हो वो ये जरूर ध्यान रखती है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ है उसके साथ उस नेता की ट्यूनिंग कैसी है, उनके वहां पे वो मत्था टेकता है या नहीं टेकता है। ठीक है सुनील जी, ये जो अब तीरथ सिंह रावत को लाया गया है, इनके सामने आपको क्या लगता है कि चुनौतियां अभी आगे क्या हैं? क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और 1 साल का लगभग वक्त बचा है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौतियां होंगी और जो ये नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, क्या इससे हालात भी बदलेंगे? लोगों के बीच में एक संदेश कोई गया है? देखो अभी अब तो ये समय बताएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो योजनाएं बनाई और जो बजट पेश करने वाले थे, जो चीज़ें प्रदेश के लिए रखी, क्या वही रखी जाएंगी? क्या ये अपना अलग से उसमें बदलाव करेंगे? क्या कोई और ऐसी व्यवस्थाएं, कोई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको सम्मिलित करते हुए वो आगे बढ़ेंगे? वैसे तीरथ सिंह रावत जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनका मिशन था, मैं उसको आगे ले जाने का काम करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। केवल और केवल चेहरा बदला गया है और ये सब परिस्थितियां जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से चल रहा था। केवल तीरथ सिंह रावत जी के पास ऐसी कोई व्यवस्था इस समय नहीं है, क्योंकि सारा मुझे लगता है कि बजट की सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, केवल वो पेश होना था, सारी रणनीतियां बन चुकी थी। अब उसमें बदलाव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो केवल बीजेपी ये कहे कि इनके नेतृत्व में हम उत्तराखंड को अलग से देने का कुछ प्रयास करेंगे या आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि तीरथ सिंह रावत जी के पास कुछ अलग व्यवस्था होगी। लेकिन चेहरा बदल के जो बीजेपी ने एक असंतुष्टों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, वो मुझे लगता है सिर्फ ऐसा फैक्टर है। और बीजेपी चाहती, मैं व्यक्तिगत तौर से कहूं तो उन असंतुष्टों को संतुष्ट वैसे भी पीछे के पर्दे से हो सकते थे। लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं ये बीजेपी ही बता सकती है अच्छे से। ये मीडिया में कहने की बातें नहीं है। यदि बीजेपी वाले कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने ये कहा
कि हमारे 2 लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं गुजरात से। मैं फिर वही बात कहूंगा, वही 2 लोग हैं जो गुजरात से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन गुजरात मॉडल है, दिल्ली से चलाने का प्रयास वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बीजेपी के नेता मानते भी हैं और मानना भी चाहिए कि ऐसा ठीक नहीं है। यदि प्रदेश स्तर पर आप नेतृत्व को डेवलप नहीं होने देंगे तो आप ही की पार्टी को नुकसान है। हर मुद्दे, हर चुनाव केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रीय नेताओं पर नहीं लड़े जा सकते। हाँ, लेकिन सुनील जी, क्या अब तीरथ सिंह रावत के आने के बाद जो विधायकों में नाराजगी थी, संगठन में जो फूट थी, लगता है कि वो तमाम चीजें अंदर खाने की खत्म हो जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, 2 मंत्रिमंडल जब उन्होंने शपथ ली तब 2 मंत्रिमंडल के स्थान, रिक्त स्थान थे। एक शायद कोई मंत्री बीच में एक्सपायर हो गए 2019 के बाद। 3 मंत्रिमंडल के रिक्त स्थान थे। अब 3 विधायकों को आप वहाँ सम्मिलित कर भी देंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो कोई नाम देता भी या प्रदेश का नेतृत्व कोई नाम देता तो मुझे लगता नहीं है कि रावत जी को कोई परेशानी उससे होती। वो फिर भी होंगे, लेकिन अब उनको कैसे संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, ऐसी उनकी विधायकों की कौन सी मांगें थी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरा नहीं कर पा रहे थे। तीरथ सिंह रावत जी उसको पूरा कर पाएंगे, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। हमें तो पता नहीं ऐसी कौन सी मांगें थी, किन बातों को लेकर नाराजगी थी। क्या उनके हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी? क्या उनके हिसाब से योजनाएं नहीं मिल पा रही थी? क्या उनके हिसाब से प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा था? ये किन कारणों के कारण वो नाराज थे मुख्यमंत्री से, ये बीजेपी बेहतर बता सकेगी। ठीक। संदीप, क्या जो रावत फैक्टर है उत्तराखंड की राजनीति में वो बेहद अहम है? क्योंकि अब तीसरी बार रावत, यानी पहले हरीश रावत थे, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, अब तीरथ सिंह रावत हैं, तो ये जातिगत समीकरण को भी बिठाने की कोशिश है क्या? नहीं, देखिए, आप जातिगत तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण भी वहां पे मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। और इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड की राजनीति में राजपूत समाज का और ब्राह्मणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नारायण दत्त तिवारी जी पहले मुख्यमंत्री थे वहां पे जो बने थे, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आप जातिगत इन चीजों को जोड़े तो वो ठीक नहीं है। ये पार्टी और संगठन का काम है, किसका नाम कब निकल के सामने आ जाए। अब इस बार अगर तीरथ सिंह रावत जी का नाम निकल के सामने आया तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और आपको बता दूं, आपको वहां पे रावत, नेगी, जोशी इसी तरीके से लोग मिलते हैं और अलग अलग लोग टाइम पे आते भी रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें थी, जो गतिरोध था, संगठन में नाराजगी थी, विधायक कुछ नाराज थे, अब अचानक, चूंकि पहले कई दूसरे नाम चल रहे थे, एक नया नाम, हालांकि राजनीति में वो नए नहीं है, लेकिन एक नाम जरूर नया था जो चर्चाओं में चल रहे थे, तीरथ सिंह रावत के आने के बाद उन तमाम आशंकाओं पर विराम लग जाएगा? देखिए राजेश जी, राजनीति में जैसे अभी हमारे साथी सुनील जी ने भी बताया था, नाराजगी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक चीज है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व इनके पास रह चुका है, जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष रह लेता है उसके साथ मंडल, जिले, प्रदेश के लोग जुड़े रहते हैं, संगठन के लोग जुड़े रहते हैं, उन्होंने बहुत लोगों को जिम्मेदारी दी हुई होती है। तो और ये सॉफ्ट आदमी है, ये भी हमें मालूम है। तो मुझे लगता है तीरथ सिंह रावत सबको साथ लेके चल सकते हैं। और नाराजगी पैदा होने में, विरोध खड़ा होने में समय लगता है। और अभी 1 साल जैसा समय है चुनाव में, तो मुझे लगता है कि ऐसा विरोध खड़ा नहीं होगा और तीरथ जी आराम से अपना इलेक्शन कराएंगे। ठीक। सुनील जी, क्या विपक्ष को इसका कोई राजनीतिक फायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त में, चुनाव में? नहीं, देखो, उत्तराखंड की राजनीति को देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि अंतिम समय पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब मुख्यमंत्री बदलते हैं। ये होता है, ये पहला नहीं है। और उनको ये भी देखना होगा राजनीतिक पार्टियों को, उनका उसको फायदा नहीं मिलता। जिन पार्टियों ने अंतिम समय में मुख्यमंत्री बदला है उनकी पुनः सत्ता में वापसी नहीं हुई है। तो ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि चेहरा बदलने से वो पुनः वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो नाराजगी की बात है, जो योजनाओं की बात है, या गद्दावर कितने उभर के आते हैं, नेतृत्व इनका कितना सिस्टम में रहता है, क्योंकि इतनी जल्दी सारे विभागों में फेरबदल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। कोई 4 साल से मुख्यमंत्री है तो उसने अपने विश्वसनीय विभागों के अध्यक्ष बनाए होंगे, जिलों में कमान सौंपी होगी। अब वो इस तरह से अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि बजट के माध्यम से जितनी भी योजनाएं इनकी बनी हैं या जो लागू होंगी
उनको करने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जिले को समझना, विभागों को समझना बहुत जल्दी नहीं होता है, तब तक 2022 में चुनाव आ जाएंगे। तो क्या वही नेतृत्व से काम कराएंगे? तमाम ये आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत पर थे कि कुछ ऐसे IAS अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा रखे हैं जो किसी की नहीं सुन रहे हैं, न विधायकों की सुन रहे हैं, न मंत्रियों की सुन रहे हैं। ये एक आरोप था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस आरोप में कोई दम थी। लेकिन उस आरोप को मान भी लिया जाए तो क्या इतने बड़े स्तर पर तीरथ सिंह रावत जी फेरबदल करेंगे? क्या उससे IAS वर्ग नाराज होगा कि नहीं होगा? और यदि वो ट्रांसफर कर भी दिए गए संतुष्टों को करने के लिए, तो क्या 6 महीने तक सरकार चलाने में उन नए अफसरों से, नए विभागों का जो नेतृत्व करेंगे उनसे कितना मुश्किल होगा? क्योंकि चुनाव से 6 महीने पहले ही तक ही काम होता है, फिर चुनाव की व्यवस्थाएं अलग स्टार्ट हो जाती हैं, आचार संहिता लग जाएगी, ये डॉट करके तमाम बातें होती हैं। तो ये भी सवाल उठेंगे और इतना आसान भी नहीं है कि अंतिम समय पर नेतृत्व बदल के सत्ता की कमान संभाल के अपने हाथ में ले जाए। क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है, वो नए मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे नहीं हैं, तो पूरे प्रदेश को संभालने में सारी IAS लॉबी को, सारे विभागों को थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है कम से कम 1 वर्ष तो लग जाती है पूरे प्रदेश को समझने के लिए। इतना समय उनके पास नहीं है कि वो पूरे प्रदेश को ठीक से प्रशासनिक स्तर से, हो सकता है राजनीतिक स्तर से वो समझते हों, लेकिन प्रशासनिक स्तर से प्रदेश को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समय लगता है उसमें। उसके लिए समय उनके पास कम है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नाराजगी, अगर वहां की हम लोगों की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, नाराजगी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ। क्या अब उनको हटा के उस नाराजगी को दूर किया गया, कम होगी थोड़े लोगों में? एक संदेश गया कि देखिए संगठन आपके साथ है, पार्टी आपके साथ है, अगर नाम से ऐतराज है या फिर आपको लगता है देर कर दी है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था? देखो, जनता में यदि नाराजगी होती तो लगता है हम लोगों के कानों तक बातें आती, कोई ऐसे आंदोलन होते, कोई ऐसे धरना प्रदर्शन होते जो मुख्यमंत्री के खिलाफ हों, या ऐसा कोई उन्होंने निर्णय लिया होता जिससे जनता में आक्रोश होता। हम लोगों के तो समझ में नहीं आता कि जनता में कोई ऐसा आक्रोश उनके खिलाफ था, या उन्होंने कोई ऐसा राजनीतिक प्रशासनिक स्तर से निर्णय लिया हो जिस पर जनता ने बहुत विशेष तरीके से विरोध किया हो। मुझे नहीं लगता। लेकिन पार्टी के लोगों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, विधायकों की जो नाराजगी थी कि अफसर उनके नहीं सुन रहे हैं, वो अधिकतर हर प्रदेश में यही स्थिति होती है, चाहे और किसी भी पार्टी की सरकार हो। मतलब सारे लोगों को नहीं सुनी जाती है। लेकिन यदि ऐसा भी है और उस गुट को संतुष्ट करने का प्रयास तीरथ सिंह रावत करते हैं, तो मुझे लगता है उनके पास समय बहुत कम है। संदीप, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो इसका नफा नुकसान आपको क्या लगता है कि कौन इससे फायदे में रहेगा, किसको नुकसान हो सकता है? विपक्ष, सत्ता पक्ष दोनों की अगर बात करें तो इस राजनीति के लिहाज से किसके लिए नफा नुकसान होगा? देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं, इसका केवल और केवल नुकसान होता है पार्टी को। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में वहां पे हरीश रावत जी बैठे हुए हैं, हरीश रावत जी बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उत्तराखंड की राजनीति में टॉप से लेकर बूथ लेवल तक उनके लोग हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं। और आपको बता दूं, उत्तराखंड की राजनीति में अकेले वो ऐसे नेता हैं जो ग्राम प्रधान से अपनी राजनीति शुरू की और मुख्यमंत्री तक बने। तो ऐसे आदमी को जब आपकी नब्ज हाथ में आ जाती है मुख्यमंत्री बदलने की, तो उसको बहुत बड़ा इशू बनाकर लोगों के सामने रखते हैं और लगातार पिछले 4 सालों से वो बीजेपी को घेरते रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। और ये जितना प्रेशर क्रिएट होता है, ये केवल अपने विधायकों से क्रिएट नहीं होता है कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ जाए, इसमें बहुत बड़ा रोल विपक्ष का होता है। विपक्ष ऐसी इमेज कर देता है तो संगठन को, राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है कि इनका हर जगह विरोध है, ये आदमी फेल हो चुका है। जब किसी को किसी पद पे फेलियर मान लिया जाता है, तब जाके बदलने की स्थिति आती है राजेश जी। और इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है। और अब विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाएंगे, अभी ये भी कहेंगे बहुत चीजें खुलने वाली थी, उनको दबा दिया गया, तो अभी मुश्किलें बीजेपी की बढ़ जाती हैं। और इसमें एक चीज ये भी है कि हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है, तो हर तरीके से नुकसान मुझे लगता है बीजेपी का है। सुनील जी, अब नए मुख्यमंत्री के सामने प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, चुनौतियां क्या होंगी? क्योंकि वक्त बहुत कम है और आपने भी कहा कि जितना वक्त बचा है चुनाव में जाने के लिए, उतना वक्त तो राज्य को समझने में लग जाता है। नहीं, देखो, सबसे पहली चुनौती तो वही है कि जो असंतुष्ट गुट उभर के आया है, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा है, उनको वो संतुष्ट किस तरीके से कर पाएंगे, उनकी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिससे कि राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश का नेतृत्व बदलना पड़ा। पहले तो इस पर गंभीरता से उनको विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अपनी जनता में अपनी इमेज एक अलग
मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से अलग दिखाने के लिए उनको कुछ ऐसे प्रशासनिक निर्णय करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं करनी पड़ेंगी जिससे उनको अलग जनता हटके समझे। हाँ। तो ऐसे कौन से निर्णय होंगे ये तो वो तय कर पाएंगे, लेकिन जनता से जुड़ी ऐसी कौन सी समस्याएं रही हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं जिनसे वो उन तक जुड़ सकते हैं, ऐसे कौन से निर्णय हैं जिससे उनकी दिल में वो जगह बैठा सकते हैं, ये सारे निर्णय उनको करने पड़ेंगे। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि समय बहुत कम है उनके पास, 6 महीने बहुत कम होते हैं। हाँ। प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए प्रशासनिक स्तर पर फिर मैं बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा समय उनके पास है। और दूसरा, नेतृत्व उनको कितना साथ देता है, क्या उनका पूरा मंत्रिमंडल वही रहेगा, क्या दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये भी एक मायने रखेगा। हो सकता है रात तक ये निर्णय लेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री ने ही शपथ ली है, क्या उन्हीं चेहरों से काम चलाएंगे या प्रशासनिक चेहरा वही रहेंगे, मंत्रिमंडल के चेहरा वही रहेंगे, तमाम आयोगों के अध्यक्ष हैं क्या वही रहेंगे, कितना बड़ा फेरबदल वो करेंगे, या केवल बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के और सारे के सारे चेहरे वहीं सामान्य स्थिति से कार्य करने का प्रयास करवाएगी बीजेपी। ये बीजेपी निर्णय लेगी। लेकिन अभी समय है, 2-4 दिन में क्लियर होगा कि कितना मंत्रिमंडल विस्तार में होना है कि नहीं होना है, या कुछ ऐसी बातें रही हैं वो हम लोगों के बीच में आएंगी। लेकिन आज की स्थिति देखें तो केवल मुख्यमंत्री बदले गए हैं, मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। और यदि केवल अकेले मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और फिर मंत्रिमंडल से काम कराते हैं, तो क्या जिस मंत्रिमंडल ने 4 साल से उनके साथ काम किया है, क्या वो मंत्रिमंडल उनके साथ काम करने में सहूलियत समझेगा? क्या वास्तव में अंदरूनी जो बातें उनके रही होंगी, तो निश्चित तौर से, और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात से आहत हैं, क्या वो उनको सफल नेता के रूप में सहयोग करने देंगे? क्या वो ऐसी निर्णय या जो अपने लोगों के साथ के जो निर्णय लेने देंगे क्या, जिससे कि उनका चेहरा या उनका कद उनसे बड़ा होकर के निकले? ये सारी बातें हैं। दूसरा क्या है कि अंतिम समय में निर्णय हुआ है, अगले साल चुनाव है, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत चाहेंगे क्या कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो और पूरा का पूरा ये ले जाएं, या त्रिवेंद्र सिंह रावत ये चाहेंगे कि बीजेपी चुनाव हारे तो मेरा कद बड़ा हो, कि आपने मुख्यमंत्री बदल करके चुनाव हार गए? ये तमाम ऐसे राजनीतिक गढ़ते हैं, वो अपने बहुत अंदरूनी चाणक्य नीतियां अपनाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के मुझे लगता है कि निश्चित तौर से एक जो घमासान जो अंदर था बीजेपी में, वो और बढ़ेगा। और चूंकि आप इसी बात का जिक्र कर रहे थे, और कल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक चेहरे पे उनकी निराशा भी थी, हताशा भी थी, और जब उनसे पूछा गया आपको क्यों हटाया, तो बड़ा उन्होंने तैश में आके कहा था कि साहब ये आप दिल्ली से पूछिए। यानी एक नाराजगी उनको थी कि जो कदम, जो फैसला पार्टी ने उठाया वो ठीक नहीं है। नहीं, देखो, मुख्यमंत्री जो 4 साल रहा हो, छोटा मोटा कद मुख्यमंत्री का नहीं होता है। तो मतलब ये तो छोटी पोस्ट से भी कोई व्यक्ति हटाया जाता है, तब भी थोड़ा सा नाराजगी रहती है, थोड़ा सा चेहरे पे अलग से झलकता ही है। लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली जाकर के उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाने का प्रयास एक बार जरूर किया था, क्योंकि वो दिल्ली गए भी थे, विधायकों की सूची भी दी कि मेरे साथ हैं। रमन सिंह जब उनके घर गए तो उनके घर पे विधायक भी सारे विधायक लगभग थे। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत, मैं बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से बता रहा हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बातें रखी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कि जो विधायक नाराज थे आज वो मेरे साथ हैं, मैंने इनको मना लिया है, राष्ट्रीय नेतृत्व, मुझे नेतृत्व बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रमन सिंह ने उनके घर जाकर के सारी बातें देखी और रखी भी, लेकिन फिर भी निर्णय लेना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसी ताकतें काम कर रही थी जो निश्चित तौर पर हटाने का मन बना। ठीक, संदीप जी, आखिरी टिप्पणी आपकी इस पूरे घटनाक्रम पे, बहुत छोटी सी शॉर्ट में टिप्पणी सर। देखिए राजेश जी, मैं बताऊं, मैं सुनील जी की बात से सहमत भी हूं, और आपको बता दूं, एक तो 5 साल जो सरकार चलती है उसके खिलाफ माहौल ऑटोमेटिक बन जाता है, लोगों में नाराजगी होती है। दूसरे, जब आप मुख्यमंत्री जैसे चेहरे को बदल देते हैं, मुख्यमंत्री को बदलने का मतलब है आपने एक व्यक्ति की राजनीति खत्म कर दी, और पॉलिटिशियन के लिए राजनीति पूरी जिंदगी की तपस्या होती है। अब ना तो आप मुख्यमंत्री को हटाने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री बना सकते, ना कोई जिम्मेदारी दे सकते, और उनका इंटरफेयर हर जगह है, सारे ब्यूरोक्रेसी में है, सारे जितने चेयरमैन है, हर जगह उनका इंटरफेयर है। तो हटाया हुआ मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहता कि दूसरे कोई आदमी उनकी कुर्सी पर आए और वो अपने आप को सफल होकर दिखा दे, वो सरकार बना के दिखा दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी आपका, सुशील कौशिक आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब राज्य के सामने बड़ी चुनौती क्या है, मुख्यमंत्री के सामने चुनौती क्या है, प्राथमिकता क्या है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कमान अब तीरथ सिंह रावत के हाथ में है, देखना होगा वो कितने उम्मीदों पर खरे उतरते हैं।